क्या अकलदाड़ का अकल से कोई रिलेशन है? क्या अकलदाड़ को निकलवाना ही लास्ट ऑप्शन है? एक स्टोरी, कैसे अकलदाड़ एक यूजफुल टूथ से एक वेस्टिजियल टूथ बन गया। कैसे 50 to 70% विजडम टूथ की प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने यंग अडल्टहुड में। मैं डॉक्टर यासिर रहमान, सीनियर डेंटल सर्जन, ग्रीन डॉट वेलनेस दिल्ली से। अकलदाड़ होता क्या है? अकलदाड़ एक लास्ट सेट ऑफ टूथ है जो 17 to 25 ऑफ ईयर्स ऑफ एज में इरप्ट होता है, जिसको हम विजडम टूथ और थर्ड मोलर भी कहते हैं। ये टोटल 4 टीथ होते हैं। अगर ये 25 ईयर्स के बाद भी इरप्ट नहीं हो पाता किसी भी रीजन से, तो इस कंडीशन को हम इम्पैक्शन बोलते हैं। अब क्यों ये इरप्ट नहीं हो पाता, इसके पीछे एक स्टोरी है। आज से कई साल पहले डाइटरी इंटेक जो था वो रॉ फॉर्म में था। जो भी खाना खाते थे वो अनप्रोसेस्ड होता था और प्रेशर कुकर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फिजिकल एक्टिविटीज भी ज़्यादा थी ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमंस को खाना बहुत च्यू करना पड़ता था, बहुत चबाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी लॉस्ट होती थी और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनका डाइटरी इंटेक भी ज़्यादा था। रॉ फूड होने की वजह से उसका डाइजेशन भी इतना अच्छे से नहीं हो पाता था। उनको फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी च्यू करते वक्त। जब फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी तो थर्ड मोलर एक इम्पॉर्टेंट टूथ प्ले करता था हमारे ओरल कैविटी में। तो धीरे धीरे करके ह्यूमन बींग्स ने इन्वेंशन करी और प्रेशर कुकर नाम की एक चीज़ बनाई, जिससे खाना बहुत सॉफ्ट हुआ और ईजिली च्यूएबल हो गया, जिससे खाना खाना भी आसान हुआ और खाना खाने के दौरान जो एनर्जी लगती थी वो भी कम हुई। धीरे धीरे जो खाना हमने खाया वो डाइजेशन ईजिली होने लगा, तो इसमें भी एनर्जी कम वेस्ट हुई। खाना खाने में एनर्जी और टाइम दोनों बचने लगा। बॉडी धीरे धीरे इवॉल्व हुई और थर्ड मोलर एक यूजफुल टूथ से एक वेस्टिजियल टूथ बन गया। जैसे एक नॉर्मल अपेंडिक्स को भी कहते हैं या एक टेल बोन को भी कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, वैसे ही माउथ में थर्ड मोलर को वेस्टिजियल टूथ बोला जाता है। इसको अकलदाड़ क्यों कहा जाता है? बेसिकली 17 to 25 ऑफ ईयर ऑफ एज में एक ह्यूमन टीनेज से मैच्योरिटी का सफ़र तय करता है। टीनेज से मैच्योरिटी का सफ़र तय करता है, इसी दौरान इसका इरप्शन का भी टाइम होता है, इसीलिए इसका कनेक्शन मैच्योरिटी से है। जैसे इसको इसीलिए विजडम टूथ भी कहा जाता है। एक पर्सन वाइस होता है, मैच्योर होता है इस एज ग्रुप में। अब हम बात करते हैं इसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो ये है कि टूथ आया ही नहीं, मतलब टूथ इरप्ट ही नहीं हुआ ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी में निकला ही नहीं। इस कंडीशन को हम इम्पैक्शन बोलते हैं। इम्पैक्शन मतलब टूथ कहीं फंसा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इस कंडीशन में टूथ बोन के अंदर फंसता है, और जब बोन के अंदर फंसता है तो पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो ये होती है कि उनको मुंह खोलने में, खाना खाने में और कान में, इवन नेक एंड हेड में उनको पेन होता है। सेकंड कंडीशन जो होती है इसमें वो होती है पार्शियल इरप्शन की। पार्शियल इरप्शन में टूथ आधा तो इरप्ट हो जाता है बट आधा नहीं हो पाता। अब वो आधा कहाँ फंसा हो सकता है? इधर वो बोन के अंदर फंसा होता है या गम्स उसके ऊपर कवर करे हुए होते हैं। जब टूथ और गम्स के बीच में वो फंसा रहता है तो इसमें खाना फंसता है, और इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस में जो गम होता है वो बहुत स्वेल हो जाता है, तो खाना खाने में बहुत पेनफुल रहता है ये कंडीशन, और माउथ ओपनिंग भी पेनफुल रहती है। इवन खाने को स्वेलो करना, निगलना, ये भी पेनफुल होता है इस कंडीशन में। और एक फाउल स्मेल की भी पेशेंट कंप्लेन करता है। इसमें जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें टूथ एंगुलेटेड इरप्ट होता है, मतलब एक टूथ जो सीधा आना चाहिए वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इधर वो राइट, लेफ्ट, आगे या पीछे की साइड भी डायरेक्शन ले लेता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस प्रॉब्लम में पे खाना फंसने लगता है। जब खाना फंसता है तो वो खुद तो खराब होता ही होता है, उसके साथ साथ वो अपने आगे वाले टूथ को भी खराब कर लेता है। इसमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं फूड, खाना फंसने की, स्मेल की, इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। एंड जब टूथ में खाना फंसता है तो टूथ डिके भी होता है, तो सेंसिटिविटी और इवन पेन की कंडीशन लेके भी आते हैं। और अगर उसको भी ट्रीट ना करा जाए, उस कंडीशन में भी पेशेंट नहीं आए, तो ये इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। एंगुलेटेड इरप्शन में पेशेंट एक और कंप्लेन करता है कि उसको चीक बाइट होती है। मोस्टली अपर के केस में देखा जाता है जिसमें उनको चीक बाइट की प्रॉब्लम रहती है। डायरेक्शन ऐसे होने की वजह से, बाहर की तरफ होने की वजह से वो गाल में लगने लगता है। फोर्थ कंडीशन देखी गई है वो ये है
कि टूथ तो नॉर्मल इरप्ट हुआ था, अपनी टाइमिंग से इरप्ट हुआ था, बट पीछे होने की वजह से, प्रॉपर ब्रश ना पहुंच पाने की वजह से, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाने की वजह से उस वो डिके हो गया, कीड़ा लग गया और धीरे धीरे करके उसमें सेंसिटिविटी और पेन इन्फेक्शन के तौर पे वो आगे बढ़ा। इसमें नॉर्मल पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो उनको माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है, उनको स्वेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट उनको पेन और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है और सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम रहती है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे। द बेस्ट ऑप्शन इज कि इसको रिमूव करवा दें। सबसे बेस्ट ऑप्शन में अगर कोई है तो वो है टूथ रिमूवल। बट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में विजडम टूथ को निकलवाना ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं होता। विजडम टूथ के और भी ट्रीटमेंट ऑप्शन, रिमूवल इज अ परमानेंट ऑप्शन जिससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा एक प्रॉब्लम से। बट अगर कोई रिमूवल से डरता है या उसको घबराहट होती है इन चीज़ों से, तो टेम्परेरी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। टेम्परेरी सॉल्यूशन में जैसे सबसे पहला आता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया टूथ एंगुलेटेड इरप्ट है तो उसकी हम कस्पल ग्राइंडिंग कर देते हैं। बेसिकली उसके कस्प को हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि वो चीक्स में ना लगे। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर टूथ पार्शियली इरप्ट है और उसके ऊपर एक फ्लैप आ गया है म्यूकोसा का, तो म्यूकोसा के फ्लैप को हम रिमूव कर देते हैं लेजर के थ्रू और टूथ को पूरा एक्सपोज कर देते हैं ओरल कैविटी में। ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसमें हमें थर्ड मोलर को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये एंगुलेटेड इरप्शन का केस है और इसमें फूड लॉजमेंट हो रही है तो हम क्लीनिंग कर सकते हैं और पेशेंट को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि वो खुद कैसे क्लीन करे, और जब वो क्लीन करता है तो खाना नहीं फंसता जिसकी वजह से कोई दूसरा फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता। डिके टूथ में मतलब जो दांत थोड़ा सा खराब हो गया, सही तरीके से इरप्ट हुआ था और उसमें कोई कीड़ा लग गया, तो उसको हम अगर रिस्टोरेबल होता है तो उसकी क्लीनिंग करके एक फिलिंग कर देते हैं और थर्ड मोलर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस कंडीशन में। और अगर बहुत ज़्यादा कैविटी लगी हुई है और इन्फेक्शन हो गया है, तो माउथ ओपनिंग अगर अच्छी है तो हम आरसीटी कर सकते हैं, अगर माउथ ओपनिंग अच्छी नहीं है तो हम आरसीटी के लिए नहीं जाते। लास्ट टूथ होने की वजह से इसका आरसीटी करना पॉसिबल नहीं होता, तो वेस्टिजियल टूथ होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट बेस्ट जो है वो यही है कि इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें। अब हम एक्सट्रैक्शन के ऊपर आते हैं। एक्सट्रैक्शन एक एक्सपर्ट द्वारा करवाया जाए तो बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत पेनलेसली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले एक इंजेक्शन देते हैं हम जिससे वो एरिया सुन्न हो जाता है, एनेस्थेसाइज हो जाता है। एनेस्थेटाइज होने के बाद उसको हम बहुत आराम से रिमूव कर देते हैं। इट अप्रॉक्स टेक 20 टू 30 मिनट्स का टाइम लगता है हमें विजडम टूथ को निकालने में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया फुल्ली बोन के अंदर इम्पैक्टेड है या बहुत ज़्यादा ऐसे एंगुलेशन है जिसमें टूथ ईजिली रिमूव नहीं हो सकता, तो उसमें टाइम ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बट पेनलेस होता है, पेन फ्री होता है एकदम सारा काम। तो मेरी लास्ट एडवाइस जो है वो यही है कि अगर आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको थोड़ा ये वीडियो शेयर करें। मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और हमारे यहाँ इसकी पूरी सुविधा अवेलेबल है और बहुत पेनलेस तरीके से हमारा एक्सट्रैक्शन का रिकॉर्ड रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।